Hello students, today we will discuss about the meter bridge application of the Kirchhoff rule। आज हम Kirchhoff rule के एक एप्लीकेशन पे बात करेंगे जो कि है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है? तो मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो हेल्प करती है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो हम मीटर ब्रिज की हेल्प से वो रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज अ डिवाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखते हैं इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच इज हेल्प अस टू फाइंड the resistance between any 2 points of given wire, given resistance wire। जो भी आपको कोई रेजिस्टेंस वायर गिवन होगा उसके किसी भी दो पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक एप्लीकेशन है किसका? किरचॉफ रूल का। नेक्स्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे इसके डायग्राम पर। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। मीटर ब्रिज का क्या डिस्क्रिप्शन है और इसका क्या डायग्राम है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन डिस्कस। तो पहले हम इसके प्रिंसिपल पे डिस्कस करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, उसकी क्या वर्किंग है, उसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि उसी के कंसेप्ट को हम मीटर ब्रिज में अप्लाई करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ अ 5 रेजिस्टेंस। 5 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हम एक उसकी कंडीशन अप्लाई करके हम उस सर्किट को, उस नेटवर्क को बहुत इजीली सोल्व कर लेते हैं। वो क्या कंडीशन है? ब्रिज बैलेंस कंडीशन के उसको नाम से जाना जाता है। इसकी कंडीशन क्या है कि व्हेन द करंट इन अ गैल्वेनोमीटर शुड बी 0, है ना, देन द ब्रिज बैलेंस। तो होता क्या है देखते हैं। तो ये अरेंजमेंट किस तरीके से है, लेट अस। तो ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पहले यहां लिख देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जो हम अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ 5 रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है। इनके मैंने कोई पॉइंट मान लिए, पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने R1, इसको बोला R2 एंड इसको बोला R3 और ये रहा R4। एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है विद गैल्वेनोमीटर। चलो शो कर देते हैं, यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसको हम आरजी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी कि आरजी। तो R1, R2, R3 और इसको मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से। तो एक टर्मिनल यहां से निकाला और एक टर्मिनल यहां से निकाला और यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस, और एक की लगा यहां पर और लाके इस नेटवर्क को सर्किट से, इस सर्किट को ऐसे जोड़ दिया, इस प्लस और माइनस करंट। तो जब करंट इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी, तो क्या होगा? करंट को 2 रास्ते मिलेंगे जाने के लिए, करंट को 2 रास्ते जाने के लिए मिलेंगे। तो एक रास्ता ये मिलेगा और एक रास्ता ये मिलेगा, बोथ आर इन पैरेलल। जब यहां करंट पहुंचेगी
और यहां करंट पहुंचेगी। जब तक इन दोनों पॉइंटों का, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का पोटेंशियल अगर डिफरेंट रहेगा, आई रिपीट अगेन, जब तक पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट रहेगा तो करंट का फ्लो होता रहेगा। तो एक लेवल, एक ऐसा आती, सिचुएशन ऐसी आती है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि यहां पर जो पॉइंट लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी का अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए, इक्वी पोटेंशियल पे हो जाए, तो वहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगी करंट फ्लो, ए टू बी। अगर बी का यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट जो फ्लो होने की डायरेक्शन होगी वो बी से ए की तरफ होगी। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ब्रिज जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा व्हेन द करंट फ्लो इन अ गैलोमीटर इज जीरो। तो हम सिचुएशन लिख लेते हैं कि इफ, अगर ऐसी सिचुएशन बने, इफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो जो करंट का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से किधर होगा, करंट का फ्लो होगा ए से बी की तरफ, ए टू बी की तरफ। दूसरा, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो क्या होगा, करंट का फ्लो कहां से कहां तक होगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ होगा। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, देयर इज नो करंट फ्लो, देयर इज नो करंट फ्लो। तो जो करंट फ्लो होगी गैलोमीटर में कितनी हो जाएगी, जीरो। उस वक्त हम क्या बोलेंगे, इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। अगर आईजी जीरो हो गया और ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आ गया, तो ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं बचता। तो हम इस वाली मिडिल वाली ब्रांच को क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। कब, जब इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, जो आईजी अगर तुम्हारी जीरो हो गई, अगर आईजी जीरो हो गई तो इस ब्रांच को कोई मीनिंग नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या फाइंड आउट होके आता है, यहां लिखते हैं, देखिएगा। तो अगर इफ आईजी अगर जीरो हो गई तो क्या सिचुएशन बनेगी, इसको सोल्व करके लाया जाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस उसकी कंडीशन देख रहे हैं। मीटर ब्रिज का लेक्चर है ये। तो क्या होगा कि जो कंडीशन मिलेगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये कंडीशन हमको मिलेगी, जिसको जाना जाता है बैलेंस कंडीशन के नाम से, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास आई, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो इसमें अगर हमें R1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 इंटू R2, अगर ये वाली वैल्यूज नोन हो जाएं, अगर ये वाली वैल्यू R3, R2 और R4 नोन हो जाए, तो क्या हम R1 को निकाल सकते हैं, आंसर यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इफ R1, R2, R3 और R4 अगर ये नॉन क्वांटिटी हो जाए, नॉन, तो R1 विल बी फाइन। होगा नहीं होगा फाइन, तो आसानी से फाइन हो जाएगा। तो हम कंस्ट्रक्शंस देखेंगे मीटर ब्रिज की, क्या कंस्ट्रक्शंस हैं। तो मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शंस के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारे पास एक वुडन का पार्ट होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। उस लकड़ी के टुकड़े पर फॉस्फोरस ब्रांच की स्ट्रिप लगी होती है, क्योंकि फॉस्फोरस ब्रांच हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। बेसिकली जीरो तो नहीं होता, बट वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हमारा। तो उस वुडन बॉक्स पर क्या कनेक्टेड होती है, फॉस्फोरस ब्रांच। तो सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं उसका डायग्राम। तो हमने एक वुडन बोर्ड ले लिया, ये हमारा वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड पर यहां पर एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड होता है, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस वायर है अपना, रेजिस्टेंस वायर। और यहां पर एक मीटर स्केल कनेक्टेड होती है इस वुडन ब्लॉक पर ही।
ये है हमारा मीटर स्केल, ठीक है। यहां पर मीटर स्केल भी कनेक्टेड होती है। इसका यहां पर हम दो टर्मिनल मान लेते हैं, एक टर्मिनल ये और दूसरा एक टर्मिनल ये वाला, ठीक। यहां पर फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ये फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप होती है, ब्रोंज स्ट्रिप, ठीक है। फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप जो कि कंडक्टर होती है। ये रेजिस्टेंस वायर होता है, रेजिस्टेंस वायर। ये रेजिस्टेंस वायर होता है कि जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। लाइक ये एलोइज होते हैं, एलोई है ना। एलोई के लिए मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एलोई होते क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पर एलोई के बारे में वहां डिस्कस किया है। इसलिए तो एलोई को हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उस पर अल्फा जो होता है ना, थर्मल कोएफिशिएंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अल्फा उनका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रिप होती है। यहां मैं बना देता हूं जो हमने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। ये था R1, R2, R3 और R4। यहां से एक वायर था कनेक्टेड, इसका नाम रखा था A, इसका रखा था B, इसका रखा था C और D, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसी पर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से एक वायर निकालते हैं, कनेक्टिंग वायर। जो कनेक्टिंग वायर होते हैं हमारे, जब हम आप लैब में जाएंगे, क्योंकि लैब में ये प्रैक्टिकल भी है, तो जब आप लैब में जाएंगे तो यहां से एक कनेक्शन लेंगे, एक वायर यहां से निकालेंगे और एक वायर यहां से कनेक्ट करेंगे और यहां पर एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा रेजिस्टेंस होगा R1, ये होगा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जिसका आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये वो वायर आपने यहां पर कनेक्ट किया। उसके बाद एक टर्मिनल यहां से निकालेंगे आप और एक टर्मिनल यहां से निकालेंगे और यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। अभी डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है। RB रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हमने नाम दिया R2, ये हमारा नोन होता है। उसके बाद एक टर्मिनल ये वाला, इसको यहां से लिया और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और यहां पर एक जोकी के साथ कनेक्ट कर लिया। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर जो है बहुत वेरी सेंसिटिव डिवाइस होती है। अगर सर्किट में थोड़ी सी भी करंट आएगी तो तुरंत उसको सेंस करके तुरंत डिफ्लेक्शन देगा, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। ये हमारे पास जोकी है, ठीक है। जोकी मतलब ये एक स्लाइडर है। इस मीटर ब्रिज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्लाइड वायर के नाम से। मीटर ब्रिज का दूसरा नाम क्या है, स्लाइड वायर, ठीक है। तो स्लाइड वायर के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लिया पॉइंट A और इस वाले टर्मिनल को क्या मान लिया, पॉइंट B। पॉइंट A से और पॉइंट B तक एक बैटरी कनेक्टेड है और एक की कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, की। तो हमने यहां से टर्मिनल निकाला पॉइंट A से, एक तो कनेक्टेड है बैटरी, ठीक है, और एक कनेक्टेड है यहां पर की, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग कि हमें डिफरेंट रीडिंग लेनी है। तो ये रियोस्टेट होता है, ये वोल्टेज एडजस्टमेंट का काम करता है, रियोस्टेट, है ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ये वाला सारी चीजें कनेक्टेड। उसके बाद हमें देखना क्या है, ये वाला जो टर्मिनल है हमारा, ये है हमारा टर्मिनल D, इसको बोल देते हैं पॉइंट D और इसको पॉइंट बोल देते हैं पॉइंट C। पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में। अभी जो स्केल है अपनी, ये स्केल है 100 मीटर की, सॉरी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है, यहां से यहां तक का।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें कि ये स्लाइडर वायर को, जब हम ये वाला सारा कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, सारे वायर को कनेक्ट कर लेंगे, कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर लेंगे, तो हम फिर ये चेक आउट करेंगे कि जो हमने कनेक्शन किए हैं ये हमारे सही है गलत हैं। इसको चेक आउट करने का फर्स्ट मेथड यही है। जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप इस स्लाइड वायर को सबसे पहले राइट में टच कराएंगे। राइट में मतलब ये जो रेजिस्टेंस वायर है इस पर हमें टच कराना है। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड पर टच कराएंगे, इस वाले टर्मिनल पर टच कराएंगे, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर आएगा दूसरी साइड में। जब आप गैल्वेनोमीटर में, जब आप जोकी को इस वाले पॉइंट पे टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड में आएगा। डेट मींस कि जब आप जब जोकी को वन साइड मतलब किसी एक पॉइंट पे टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आते हैं, है ना। अगर आपने जोकी को राइट साइड में टच किया है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगा, और जब आप लेफ्ट वाले पॉइंट पर जोकी को टच कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड में आएगा। तभी तो हमें कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें बैलेंस पॉइंट मिले, तभी तो हम रीडिंग लेंगे। तो अगर ये वाली सिचुएशन हमारी बिल्कुल सही बैठती है कि जब आप लेफ्ट में टच कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है, और जब आप राइट में टच कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस पॉइंट जो होगा वो कहीं बीच में होगा, है ना। हमारा करेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यही सबसे पहले वाइवा का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। जब एग्जामिनर लैब में आते हैं तो फर्स्टली जब बच्चा कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा होता है तो ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि इसका मेथड क्या है चेक करने का, कि करेक्शन आपने सही किए या नहीं किए। तो आपको, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट हैंड में टच कर रहे हैं, है ना, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन राइट में आता है, और जब राइट में टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको बीच में क्या मिलने वाला है, नल पॉइंट, यानी कि बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो इनको व्हीटस्टोन के ब्रिज के हिसाब से इनका नाम रख लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी। सी हियर, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में देखिएगा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम है R1। तो ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा हमारा पॉइंट सी। तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, जिसको हमने क्या बोला है, R1। फिर पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रहा हमारा पॉइंट बी और ये रहा हमारा पॉइंट सी। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया, यहां कितना है R3, तो वो रेजिस्टेंस कितना है यहां पर, वो है R3, यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस। उसके बाद डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम है R4, यहां से यहां तक का एक रेजिस्टेंस है R4। तो जब आपने नल पॉइंट ढूंढा तो जो हमको मिला, मान लो नल पॉइंट यहां पर मिला, वो कितनी लेंथ पर मिला, उस लेंथ को हम यहां से मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। बहुत आसान है उसको यहां से मेजर करना। तो आपने यहां पर टच किया तो आपको नल पॉइंट मिल गया। मान लेते हैं वो नल पॉइंट की लेंथ है L, यहां से लेकर के यहां तक की। तो ये जो बची हुई जो पॉइंट लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। यहां से लेकर के वहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। तो हमने चार के चार रेजिस्टेंस यहां पर दिखाए, 5 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस और देखिएगा C और D के बीच में, ये रहा हमारा पॉइंट C और ये रहा हमारा पॉइंट D। इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो गैल्वेनोमीटर है ना उसका एक अपना रेजिस्टेंस है ना। इसको देखिए एक बार, ठीक है यहां तक। तो हमें निकालना है क्या, बेसिकली हमें R1 निकालना है क्योंकि हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो R1 ये भी हमारा नोन है, R2 नोन हो गया। अगर मुझे ये वाली वैल्यूज निकाल लूं, R3 और R4 की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको रफ करता हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे। देखो यहां से ये वाली वैल्यू देंगे हम, R3 की वैल्यू मिलेगी, फिर यहां से R4 की वैल्यू मिलेगी, जो मैं लिखने वाला हूं इसको रफ करने के बाद। तो वो जो वैल्यू मिली R3 की, तो R3 क्या होगा, हमने वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, सब जानते हैं ये फॉर्मूला। हम इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, आसान है ये, पहले पढ़ रखा हमने। तो हमें लिखना क्या, R3, तो R3 क्या लिखोगे, रो L
अपॉन ए, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी आई थी, नल पॉइंट कितनी लेंथ पर मिला था, एल पर, तो हमने लिखा एल अपॉन ए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली R4 लिखोगे, वो होगा रो एल, एल कितना 100 माइनस एल, जो बची हुई लेंथ होगी ये कितना है ए, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करके मिलेगा आपको R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल अपॉन 100 माइनस एल। तो हमें क्या पता चल गया, R3 अपॉन R4 का रेशियो हमको पता चल गया कि वो कितना है, एल अपॉन 100 माइनस एल। अगर हमें रेशियो पता चल गया, अब आप जानते हैं कि ये रो जो है ना, ये रेजिस्टिविटी होती है, सब जानते हैं रेजिस्टिविटी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये कब बदलता है, जब आप मटेरियल को चेंज कर रहे होते हैं तब इसकी वैल्यू बदलती है, अदरवाइज ये नहीं बदलती। अगर मटेरियल सेम है तो इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, अगर आपने मटेरियल ही बदल दिया तो रो बदल जाएगा। बाकी इसमें एल एरिया भी डिपेंड नहीं करता है, और कौन डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R3 अपॉन R4 आपको पता चल गया वो कितना है, L अपॉन 100 माइनस एल। तो आप क्या लिखोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 की जगह क्या लिख लें, L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। हमें तो R1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल, और यहां क्या लिखोगे, R2। अब ये सारी वैल्यू नोन है, L मीटर स्केल से पढ़ लेंगे, कितने पॉइंट पर नल पॉइंट मिला, उसको 100 माइनस एल कर लेंगे, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अभी जो R2 है, R2 क्या है, R2 एक नॉन रेजिस्टेंस था, जो कि हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, तो वो वैल्यू उस रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगी, जो कि अभी मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो मैं R2 कहां से मिलेगा, तो देखो जरा, ये जो मिला हमें R1, तो R2 रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं पहले। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ऑफर्ड होता है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्जेस, है ना, करंट को अपोज करने का काम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्जेस जो मूवमेंट में होते हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस होती है ना, एक रेजिस्टेंस फेस होता है, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इसका टॉप व्यू देखेंगे कि एक डिब्बा सा आपको लैब में मिलेगा, ये एक डिफरेंट के रेंजेस के रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। तो मैंने एक मान लिया, तो एक टर्मिनल ये मान लिया इसका, और एक टर्मिनल मान लेते हैं, चलो ये वाला मान लेते हैं। यहां से करंट जाएगी, यहां से निकलेगी। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से नोब लगी भी होती हैं, समझने के लिए इस तरीके से नोब लगी भी होती है, जो कंडक्टर होते हैं सारे। क्या है ये, कंडक्टर, और इन पर मेंशन होता है, इन पर मेंशन होता है कि मान लो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये नंबरिंग होती है। और क्या होता है, ये इससे बिल्कुल कनेक्ट टू कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट टू कनेक्ट होते हैं। तो ये इसके अंदर से ऐसे भी रेजिस्टेंस, ऐसे वायर जाकर के ऐसे कनेक्टेड होते हैं, अंदर से गोंज टाइप से अंदर से एक वायरिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है कि मान लो जब करंट इसमें से जाएगी, है ना, करंट वो रास्ता चुनती है जहां रेजिस्टेंस कम मिले, तो ये कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, अगर ये यहां से ऐसे करंट गई हो तो इसमें से ऐसे पास होकर चली जाएगी। अगर ये इसमें से ऐसे पास होकर चली गई तो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। मान लो एक ये पूरा वायर है, तो दूसरा वायर ये कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्ट होकर निकल के चली गई, इसको रेजिस्टेंस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि किसी वायर से घूम के नहीं गई, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर था, ये भी एक कंडक्टर था। समझ में आई बात। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या काम किया कि इस नोब को निकाल दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको बहुत सारी कीज लगी हुई मिलेंगी, जब आप लैब में जाएंगे तो आपने उसमें से नोब को निकाल दिया, एक की को निकाल दिया। तो आपने मान लो इस वाली की को निकाल दिया, है ना। तो अब ये जो है, जो करंट जाएगी, ये इस पूरी गोंज में से, इस पूरे वायर में से जाके तब इसमें जाके कनेक्ट होगी। तो जब ये करंट इस गोंज में से जाएगी, इस वायरिंग में से जाएगी, इस तार में से अंदर से फ्लो होकर जाएगी, तो वो एक रेजिस्टेंस को फेस करेगी।
यानी कि आपने उस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक नोब को निकाल दिया, एक की को निकाल दिया। जब आपने की को निकाल दिया तो वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। और वो कितने नंबर की, उस पर लिखा हुआ है कि कितने नंबर की कीज आपने निकाली है। सपोज ये आपने 7 नंबर की या 6 नंबर की कीज को निकाल दिया, तो जो कीज तुमने निकाली है और उस पर वो नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो एक सिंपल वर्ड्स में ये आपको याद रखना है कि की को निकालने से, की को निकाल देने से रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और वो उतने नंबर का क्रिएट होता है जितना नंबर उस पर लिखा होता है। अगर सारे की सारी कीज तुम कनेक्ट करके रखोगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, उस वक्त कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। तो जितने नंबर की की को निकालेंगे उतने नंबर का रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट हो जाएगा। तो की को निकालने से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, पक्का याद रखना, और की को इंसर्टेड करने से रेजिस्टेंस क्रिएटेड नहीं होता। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वाइवा इन द ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो की को निकालना रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और की को लगा देना रेजिस्टेंस को ना क्रिएट करना। ठीक है, तो जितने नंबर की निकालोगे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जो R2 है। ये कौन सी वैल्यू है? R2। तो R2 नोन हो गया नहीं हो गया? तो आंसर है R2 नोन हो गया हमारे लिए। ठीक है भाई, उसके बाद जो फॉर्मूला हमारे पास R1 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, और दूसरा क्या है R2। अब ये R2 नोन हो गया तो हमने पहली रीडिंग मिल गई जिसको हमने R1 बोल दिया। क्लियर? दूसरी बात, मान लो पहले केस में तुमने R1 की वैल्यू निकाल ली, सपोज 2 ओम। तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम की की को निकाल दिया। जब तुमने 2 ओम की को निकाल दिया तो सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है? 2 ओम, जो कि R2 तुम्हारा नोन हो गया। उस वक्त जो नल पॉइंट मिला होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आया होगा, यानी कि जो निडिल थी गैल्वेनोमीटर के अंदर वो क्या हो गई होगी? 0 पे आ गई होगी। अगर उस वक्त जो 0 पे रीडिंग आ गई गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो उस वाली लेंथ को आपको पढ़ना है कि वो कितनी लेंथ पर आई है, तो वो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। इस प्रैक्टिकल को मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे इस प्रैक्टिकल पर। तो ये लेंथ हमारे लिए नोन हो जाएगी। फिर दूसरा 100 माइनस L हम कर लेंगे। मान लो कि आपको नल पॉइंट कितने में मिला? 40 पे मिला, 40 सेंटीमीटर पर। तो L की वैल्यू कितनी रख दी आपने? 40 सेंटीमीटर, और यहां पर 100 माइनस L यानी कि 100 माइनस 40 तो कितना हो गया? 60। और R2 तुम्हें नोन हो गया कितना? 2 ओम, पहली रीडिंग। दूसरा सिमिलरली R1 इसको बोल दो R2। फिर वही वाला प्रोसेस करेंगे, थोड़ा रेजिस्टेंस रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे, फिर सेकंड रीडिंग लेंगे। तो L अपॉन 100 माइनस L, और ये R2 मान लो अब तुमने निकाला 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो अब सर्किट में कितना ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया? 4 ओम का। तो तुम्हें ये मिल गया। सिमिलरली R3 मिलेगा L अपॉन 100 माइनस L, ये R2 फिर नोन हो गया मान लो 6 ओम। तो इस तरीके से आप रीडिंग निकालेंगे, फिर इन सबका मीन निकाल लेंगे आप। तो आप मीन निकालेंगे, R मीन हो जाएगा, मान लो 3 रीडिंग ली मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें R मीन मिल जाएगा। अगर हमें R मीन मिल गया तो ये हमारा प्रैक्टिकल है कि रेजिस्टेंस हमें पता चल गया उस वायर का जो तुमने मीटर ब्रिज में वहां कनेक्ट किया था, ये रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। बट हमसे पूछा जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, हमें रो निकालना है। तो पहले हमें R मिल गया, R नोन हो गया, ये इसको देखिए, उसके बाद रेजिस्टिविटी पर डिस्कस करेंगे। तो हमने R मीन निकाल लिया, हमारे पास R मीन आ गया, R मीन आ गया, मान लो वो R आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आने के बाद हमें निकालना रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है? रो L अपॉन A। तो हमें रो निकालना है, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R A अपॉन L। अब ये जो R है ये तो नोन हो गया, नोन हो गया जो हमने R मीन निकाला है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या है? एक जो वायर आपको दिया गया है ना, उसके एरिया के लिए क्या लिखोगे? पाई R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस, है ना। तो हम इस R को निकालने के लिए इस वायर का डायमीटर निकालेंगे। जब हम डायमीटर निकालेंगे तो डायमीटर किससे निकालेंगे? स्क्रू गेज से, हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, हेल्प ऑफ जो क्लास 11 में पढ़ाया था, स्क्रू गेज, फाइंड
द डायमीटर ऑफ गिवन वायर, है ना, उसका जो वायर है उसका डायमीटर निकाल लेंगे। अगर आपने डायमीटर निकाल दिया तो आपने रेडियस निकाल दी, डायमीटर का हाफ, तो आपको रेडियस पता चल गई। स्क्रू गैस का यूज करना है ना, तो एरिया निकल गया। अब लेंथ, उसको दोनों कोनों से खोलना जो आपने वायर कनेक्ट किया था, और उसकी मीटर स्केल से लेंथ को मेजर कर लेना। तो ये भी क्या हो गया, नोन। तो अगर ये भी नोन हो गया तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या निकल के आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस यूनिट ओम। ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल निकाला जाता है पर सेंटीमीटर में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, मीटर ब्रिज पर नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार। जो न्यूमेरिकल है अपना, मान लो एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है, तीनों ही रेजिस्टेंस आर और आर, एक रेजिस्टेंस यहां से यहां कनेक्टेड है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट के नाम दे देते हैं। यहां से एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके से, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो हमें निकालना है क्या है, एक तो आर इक्विवेलेंट निकालना है कितना होगा, दूसरा इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। दो चीज निकालनी है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पर हमने डिस्कस किया था कि 5 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है, तो इसमें भी हमें 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और ये भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा, इनका नाम रख लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, पॉइंट डी, ABCD हमने नाम रख दिए। वो पॉइंट मैंने यहां मान लिए, पॉइंट, चलो पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट डी यहां मान लिया, पॉइंट बी यहां और पॉइंट सी यहां मान लिया, चारों पॉइंट मान लिए मैंने। अब देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहां कनेक्ट कर लो इस तरीके से। फिर पॉइंट बी से पॉइंट डी पे जाओ, पॉइंट बी से पॉइंट डी पे जाओ, एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, तो पॉइंट बी से पॉइंट डी पर जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड मिला। उसके बाद पॉइंट सी से पॉइंट डी पर जाने पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो पॉइंट सी से पॉइंट डी पर जाने पर एक रेजिस्टेंस मिल गया। उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने पर भी एक रेजिस्टेंस मिला, इस तरीके से ये मिल गया। एक पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखेगा, दिस इज द पॉइंट बी और पॉइंट सी, एक रेजिस्टेंस यहां पर भी कनेक्टेड है, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है, सारे आर और आर हैं। ए और डी के बीच में क्या है, ए और डी के बीच में सप्लाई कनेक्टेड है, ये रहा ए और ये रहा डी, इनके बीच में कनेक्टेड है सप्लाई। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाए तो ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब कब होता है, जब IG कितना होती है 0, यानी कि इस मिडिल वाली ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी 0, तो हमारा क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 कैसे हो जाएंगे, आंसर है बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। तो हमें यहां दिख रहा है ये हमारे लिए क्या होता है R1, इसको हम क्या बोलते हैं R2, इसको क्या बोलते हैं R3, इसको क्या बोल रहे थे R4। तो हमने अप्लाई किया R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो कंडीशन क्या हमारे पास, यानी कि R1 की जगह कितना R, R2 की जगह भी कितना है R, ये भी R और ये भी R, क्या हो गया, ब्रिज इज बैलेंस।
अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये वाली जो करंट होगी IG क्या हो जाएगी 0, यानी कि मिडिल वाली ब्रांच को मैं क्या कर सकता हूं नेग्लेक्ट, दिस ब्रांच कैन बी नेग्लेक्टेड। इस वाली ब्रांच को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और हटा दिया इस वाली ब्रांच को, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है, तो ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो यहां से करंट जाएगी, कितने रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज, तो इसका नेटवर्क बन के आया। एक तो ये मिला सीरीज में आपस में R और R, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, तो RS कितना हो गया R प्लस R इक्वल टू 2R, तो एक रेजिस्टेंस बन के आ गया 2R। सिमिलरली ये वाले दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, आपस में ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, ये भी कितना मिला 2R। इनके बीच में क्या कनेक्टेड है बैटरी, ठीक है ये। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, तो R ऑफ P कितना आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R इंटू 2R अपॉन 4R, है ना, 4 से 4 कैंसिल, एक R से R, तो RP कितना आ गया, आंसर है R आ गया। तो इसका जो नेटवर्क का इक्विवेलेंट बन के आया वो कितना बन के आया, तो बन के आया हमारा एक इक्विवेलेंट इनका जो R का बचा, और इसमें ये बैटरी कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हमें R इक्विवेलेंट हमारे पास मिल गया, कितना है R, करंट हम निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या पढ़ा हमने V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू कितना हो गया V अपॉन R एम्पियर। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा।